तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के क्रांतिकारी नारे के साथ जिस इंसान को जोड़ा जाता है वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे। अगर मैं आपसे कहूं कि उन्होंने उनके जीवन में एक बार एक अन्याय के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक ऐसा इंसान जो क्रांतिकारी विचारधारा का मालिक हो और उसने कोई प्रतिक्रिया ना दिखाई हो जब उनके खिलाफ कोई अन्याय हुआ। पर इसके साथ जोड़कर देखने वाली बात यह भी है कि उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई परंतु धीरज के साथ उन्होंने इस स्थिति का सामना किया। जब मैंने ये घटना पढ़ी तो मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्रांतिकारी विचारधारा का मालिक, एक ऐसा इंसान सुभाष चंद्र बोस जैसा, और उसने कोई प्रतिक्रिया ना दिखाई हो। पर जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि उनके जीवन में दो घटनाएं ऐसी हैं जिनको जोड़ के देखा जाए तो समझ में आता है कि वो प्रतिक्रिया उन्होंने क्यों नहीं दिखाई। और वही हमारी आज की सीख है। यह कहानी है 1916, फरवरी 1916, जब सुभाष चंद्र बोस अपनी फिलॉसफी की पढ़ाई प्रेसिडेंसी कॉलेज में कर रहे थे। उनके एक हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जिनका नाम था E.F. ओटन। E.F. ओटन अधिकतर अपने लेक्चर्स वगैरह के अंदर भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ शब्द बोल दिया करते थे जो वहाँ क्लास में बैठे बच्चों को बहुत खराब लगते थे। जाहिर है सुभाष चंद्र बोस को भी ये काफ़ी खराब लगते होंगे। पर सुभाष चंद्र बोस ने कभी इस पर सीधे तौर पर डायरेक्ट रिएक्शन, सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। एक बार ऐसा हुआ फरवरी में कि प्रोफेसर ओटन सीढ़ियों से कहीं जा रहे थे ऊपर और पीछे से कुछ हिंदुस्तानी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने उन पर पीछे से धक्का दिया, वार किया। सुभाष चंद्र बोस इसके गवाह थे। वो उन बच्चों में शामिल नहीं थे, वो इसके गवाह थे, उन्होंने ये घटना देखी थी। लेकिन अंततः ये स्थिति कुछ ऐसी बनी कि सुभाष चंद्र बोस को इसका दोषी ठहरा दिया गया, जबकि वो इसके दोषी थे ही नहीं। और ये दोषी ठहराने के बाद ओटन ने और उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से वो निकल तो गए। जब उनको उनके प्रिंसिपल ने बोला कि आपको जाना है तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और चुपचाप वहां से निकल गए। पर मुझे ये सवाल बार बार खटकता रहा कि आखिरकार उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई, आखिरकार उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। पर तब मुझे समझ में आया कि 1916 में जब वो बहुत ही युवा अवस्था में थे, लगभग 20 साल की उम्र में, वो बहुत ही मैच्योर हो चुके थे। पर उनकी मैच्योरिटी या इस संतुलन का, दिमागी संतुलन का कारण क्या था? इसका कारण था 1913 में उनकी की गई यात्रा। जी हाँ, मैं इस घटना को 1913 में की गई उनकी यात्रा से जोड़ के देखता हूं। क्यों जोड़ के देखता हूं? 1913 में वो अपने एक दोस्त के साथ घर से बाहर निकले एक गुरु की खोज में। उन्होंने गुरु की खोज इसलिए आरंभ की क्योंकि वो विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे। विवेकानंद और उनकी विचारधारा उनको समय समय पर बहुत प्रभावित करती रही और वो चाहते थे कि मुझे कोई विवेकानंद जैसे गुरु मिलें। गुरु की तलाश में वो 2 महीने हरिद्वार, बनारस गया और जाने कहां कहां घूमे, पर वो निराश लौटे, वो उदास लौटे। उन्हें गुरु की तलाश करते करते कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो विवेकानंद के मुकाबले का हो, उनकी टक्कर का हो, और वो बिना गुरु के ही वापस आए। वो उदास तो थे पर उनके मन में एक लक्ष्य था, एक पर्पस था, एक बड़ा लक्ष्य, कुछ ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का और कुछ ज़्यादा विजडम को अर्जित करने का। वो केवल सीमित संसाधनों में पढ़ाई करी हुई को नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि मैं कुछ गहरा समझना चाहता हूँ। उनका जीवन का लक्ष्य शुरू से ही काफ़ी बड़ा होता गया था। और जब जिस इंसान का लक्ष्य बड़ा होता है तो उसको छोटी मोटी घटनाएं कोई बाधा नहीं पहुंचाती। वो इन छोटी घटनाओं से किसी भी तरह से प्रभावित होता ही नहीं है। मैं इन 2 घटनाओं को जोड़कर एक ही सीख पाया कि अगर मैं और आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, बेकार की उलझनों में नहीं पड़ना चाहते, आप रिएक्टिव नहीं होना चाहते, आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना चाहते, चाहे वो आपके खिलाफ कोई अन्याय ही हो, तो आपका कुछ बड़ा विशाल लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बड़ा लक्ष्य नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए आप कार्यरत नहीं हैं,
जिसके बारे में आप दिन रात नहीं सोचते, तो आप जीवन भर छोटी छोटी घटनाओं से पीड़ित होते रहेंगे। माफ़ कीजिएगा, अगर आप ऐसा फेस कर रहे हैं, अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं जब आप छोटी छोटी घटनाओं से परेशान हो जाते हैं, और अगर आपको कोई कुछ कह देता है और आप इरिटेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में अभी भी एक लक्ष्य की कमी है, एक पैशन की कमी है। मैं चाहूँगा मेरी तरह आप भी उस पैशन को ढूंढें और पहचानें। धन्यवाद।